क्रिस्टल की शक्ल में हमें नजर आ रही है ना जब एटम कह रहे हैं। तो मॉलिक्यूल मीन के थोड़े बहुत ये तीन है डिफरेंस के ऊपर है। तो उन्होंने फिर आपको जो है ये देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की बहुत ही प्यारी बात आपसे शेयर करता हूँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि ना बुरा देखें, ना बुरा सुने और ना बुरा कहें अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। चलें, आज का टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। तो साइंसदानों ने बहुत सी स्टडी के बाद, बहुत सी रिसर्च के बाद ये बात फाइनल की है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, वो बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है किसी भी कंपाउंड के। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास बहुत से कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, जैसे वी हैव सम अदर कंपाउंड्स लाइक आयरन की शीट है, आयरन शीट है। तो साइंसदानों ने ये बताया है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, राइट, इनकी जो खसूसियात है, खासियत है, वो इनकी बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। आपने पीछे भरपूर अंदाज में स्टडी किया मेरे साथ आयोनिक बॉन्डिंग को, कोवेलेंट बॉन्डिंग को और इसके अलावा मेटालिक बॉन्डिंग को। तो फिलहाल इन तीनों बॉन्डिंग्स की जो है वो खसूसियात, मतलब इस तरह का बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिर स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की स्टडी करें तो हमें समझ में आती है कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो आयंस की शक्ल में होते हैं। लेट्स से दैट मैं आपको एक क्रिस्टल बना के दिखाता हूँ। ये मैं आपको क्रिस्टल बना के दिखा रहा हूँ, राइट। लेट्स से दैट कि ये हमारे पास क्लोरीन के एटम्स हैं जो कि मैंने कॉर्नर्स में बना दिए हैं, और सेंटर में मैं छोटे एटम्स जो है वो सोडियम के बनाता हूँ। देखिए लाइन के सेंटर में बना रहा हूँ मैं, ये लाइन के सेंटर में इन एटम्स को मैं बना रहा हूँ, राइट। तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट्स शो की हुई हैं। ये क्रिस्टल की शक्ल में हमें नज़र आ रही है ना, जब एटम्स अरेंज होते हैं तो उन्हें हम क्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये क्रिस्टल की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अरेंज्ड है। इनकी अरेंजमेंट को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अरेंजमेंट अगर होती है क्रिस्टल की फॉर्म में, अगर कोई कंपाउंड होता है तो फिर उसको तोड़ना आसान नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है। साइंसदान ये भी वजह बताते हैं कि इनके दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स हैं, तो इनके दरमियान जो है ये कौन सी कुव्वतें पाई जाती हैं, इनमें कौन सी ताकतें पाई जाती हैं, इनमें कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं। हमने देखा है कि इनमें होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमें कौन सी फोर्सेस मिलेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अरे बच्चों, जैसे कि हमें पता लग गया है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, कि जो कंपाउंड्स हैं वो रुके रहते हैं और फिर प्रॉब्लमेटिक्स में नहीं जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को हम प्रॉपरली थोड़ा जज कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने याद करनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको मैंने शुरू में इस लेक्चर के, इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि मैं आपको चैप्टर्स के दौरान और बीच में वीडियोस के, लेक्चर्स के, मैं आपको इंपॉर्टेंट सवालात बताता रहूँगा। तो ये एमसीक्यू नोट डाउन कर लें आप कि कौन सी फोर्सेस आयनिक कंपाउंड को आपस में इकट्ठा रखती हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ये तो आपका ये BMCQ है, बोर्ड का MCQ है, ये आपने याद रखनी है बात। अब मैं आपको बताऊँगा कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक कंपाउंड के, और वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आपको आयनिक बॉन्ड नहीं पूछते, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पूछते, मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में नहीं पूछते, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में नहीं पूछते, तो फिर वो आपको पूछेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बता दें। तो मैं उनके पॉइंट, हिंचिंग पॉइंट्स लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको सारा प्रॉपरली बताता हूँ कि उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अब मैं आपको कैरेक्टर्स बताता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आना, भरपूर अंदाज में सुने इन बातों को, ठीक है। चलें, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी इनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स आर अरेंज्ड। एटम्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं।
अब वी हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिस तरह के ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, आपकी जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल का सिक्का, उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये दोनों रिंग्स आपस में एटम जो हैं अरेंज हैं। जैसे मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये देखें, सो अब क्या हो गया, ये दोनों ये समझ लें कि कॉर्नर्स पे क्या हैं, एटम्स हैं। जितने भी आपको कोने नज़र आ रहे हैं सब क्या हैं, एटम्स हैं, राइट। सो ये भी क्या हैं, एटम्स हैं। और ये उनकी मैं क्या शो कर रहा हूँ आपको, अरेंजमेंट शो कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द क्रिस्टल, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बनाना सिखाया था ना, ये वाला तो आसान सा, ये तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें बन गया कि नहीं। सो दैट इज़ वेरी ईजी। 3D स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं ना आपको बने हुए, तो दीज आर नोन एज क्रिस्टल्स, राइट। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसा घर में नमक खाते हैं आप, तो नमक भी क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो आप उसको कह सकते हैं कि जो घर में हम नमक खाते हैं वो भी आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद ये बड़ा टॉपिक है जो इन होता है, दैट इज़ कंडक्टेंस। अब देखें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी दुनिया में आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये दो किस्म की हालतों में आपको मिलेंगे। एक तो मिलेंगे ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स की तरह, और फिर ये कुछ डिजॉल्व हालत में भी मिलेंगे आपको सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि पानी होता है ना, पानी में नमक डालते हैं कि नहीं डालते आप लोग, तो इसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, या कह लें कि मिक्सचर की फॉर्म में है, डिजॉल्व फॉर्म में ना। और एक और हालत में आपको मिलेंगे सॉलिड के अलावा क्या मिलेंगे, लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl की बात करते हैं ना, तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेल्सियस है। ये बोर्ड में MCQ आपको आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 है, 1413 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब ये सोडियम क्लोराइड को आपने क्या किया, आपके घर में तो सॉलिड फॉर्म में, तो आप नमक अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो क्या होता है, नॉन कंडक्टर, बिजली नहीं गुजरेगी इसमें से। आई समझ में ये बात। लेकिन अगर नमक को आप किस में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, ठीक है, नमक को आप किस में डाल देंगे, तो अब आपके पास पानी में नमक क्या है, डिजॉल्व। जब आप इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो आपका बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब जलने से क्या मुराद है कि भाई पानी कंडक्टर है, ये तो पता ही है आपको, लेकिन जब नमक डालेंगे तो और अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। इस पर अभी आप कोई वीडियो भी देखिएगा ज़रूर कि नमक डालने से क्या कंडक्टेंस बढ़ती है, आंसर इज यस। तो लिहाजा ये अपनी एक्वस हालत में, यानी कि लिक्विड डिजॉल्व मिक्सचर की हालत में, सोल्यूशन कह लें, चलें किस फॉर्म में, सोल्यूशन की फॉर्म में। तो सोल्यूशन की हालत में ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कंडक्टर बन जाते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, बिजली लेके जाने का काम कर रहे होते हैं। आयन्स अलहदा जो हो जाते हैं, ये सोडियम और क्लोराइड के आयन्स हैं ना, सोडियम के आयन्स पानी में अलहदा हो जाते हैं और क्लोरीन के अलहदा हो जाते हैं। तो फिर ये आयन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को लेके कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं और बिजली कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा सॉलिड फॉर्म में तो ये क्या है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में अगर आपके पास नमक है और आपने भट्टी में डाल के नमक को क्या कर दिया, पिघला दिया है, नमक को क्या कर दिया है, पिघला दिया है, तो फिर नमक क्या हो गया, पिघल गया। तो मैं क्या कहूँगा, मोल्टन। क्या ख्याल है, क्या नाम दूंगा इसको मैं, मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म क्यों, क्योंकि पिघल गया। तो लिहाजा जब पिघली हुई हालत होगी तो ये कंडक्टर होगा, बात याद रखिएगा, क्या होगा, ये कंडक्टर होगा। कंडक्टर क्यों होगा, क्योंकि ये जो है बिजली कंडक्ट करेगा, बिजली गुजारेगा अपने से पिघली हुई हालत में। मतलब आपके पास जैसा लावा नहीं होता, लावा होता है पिघली हुई हालत नमक की। वो जो पहाड़ होता है उसके अंदर से निकल रहा था ना लावा, दैट इज़ द पिघला हुआ नमक, नमकियात। वो तो बहुत सी नमकियात पिघल के बाहर, और कैसे आगे आपको पता सॉलिड बन जाती हैं दोबारा। अब उनको आप बिजली लगाएं तो नहीं कंडक्ट करेंगे, लेकिन पिघली हुई हालत में करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताई, दूसरा पहला करैक्टर क्या बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं।
दूसरा कैरेक्टर क्या बताया कि ये कंडक्टर होते हैं। किस फॉर्म में कंडक्टर होते हैं? अपनी लिक्विड हालत में, या फिर किस फॉर्म में कंडक्टर होते हैं? सॉल्यूशन की फॉर्म में। लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर, राइट। तो ये आपने याद रखनी है बात। अगर ये आप बात भूल जाएंगे तो फिर बड़ा ज़बरदस्त काम ख़राब हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है अभी आप एक दफ़ा और सुन लें मेरी बात को, पीछे करें थोड़ी सी वीडियो को और दोबारा सुन लें, ठीक है। अच्छा, आगे चलो मैं आपसे बात करने। अगली बात जो मैं आपसे भी करूँगा वो है मिसिबिलिटी, ठीक है जी। अगली बात क्या करनी है मैंने आपसे? मिसिबिलिटी। लेकिन उससे पहले भी एक बात है ना, एक पॉइंट है, ये हेडिंग है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ये भी इनका करेक्टर है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाई होते हैं। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी हाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री पे पिघलेगा। आपके चूल्हे में जो आग होती है ना, उसकी जो एक होती है हीट होती है, उसकी तो सिर्फ और सिर्फ आप कह लो कि जो कैपेबिलिटी है, मतलब जो एक उसकी सलाहियत है हीट प्रोड्यूस करने की चूल्हे की, वो सिर्फ और सिर्फ 250-300 डिग्री, हद 400 डिग्री। लेकिन नमक ने कब पिघलना होता है? 800 डिग्री पे। तो चूल्हा तो आपका नमक पिघला ही नहीं सकता। तो भट्टी कह लें या फर्नेस कह लें, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नमक को पिघलाया जा सकता है। तो उसके अलावा अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आपको बोर्ड में MCQ आना है 14-13 डिग्री सेल्सियस। तो नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1430 है, मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री है। तो ये दोनों बातें अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें BMCQ। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया आज? एक बोर्ड का MCQ मैंने गिफ्ट कर दिया, आपके रखें ये अपने पास आप, तो आप आई होप से याद रखेंगे। तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है ये किसका करेक्टर है? सॉल्ट्स का करेक्टर है। इन्होंने पता क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 degree and boiling point of 14. As ionic compounds are made up of positive and negative ions, they exist a strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, so a great amount of energy is required to break the forces. जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ताकत है जो इनको आपस में इकट्ठा रखती है वो कौन सी है? कौन सी ताकत इनको इकट्ठा रखे हुए है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी ताकत है जो कि क्या रखे हुए है? सोडियम को और क्लोरीन को इकट्ठा रखे हुए है। और सोडियम और क्लोरीन इकट्ठा रह रहे हैं। क्यों इकट्ठा रह रहे हैं? क्योंकि इनके दरमियान एक कुव्वत कशिश है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कुव्वत कशिश है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी आपको MCQ आ सकता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज सॉल्युबिलिटी या मिसिबिलिटी। ठीक है, क्या लफ्ज है? सॉल्युबिलिटी या फिर मिसिबिलिटी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स होना। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? मिक्स होना। यानी जो आयनिक कंपाउंड है वो मिक्स किस में होते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, मिक्स होना, राइट। हाउ टू मिक्स, चले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास अब नमक है ना, चले मैं इसको नेचर बताता हूँ आपको। ये नमक की नेचर होती है पोलर। पता है क्यों पोलर? क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। अब हमारे पास कुछ सॉल्वेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? पोलर होते हैं। सॉल्वेंट से मुराद है कि ऐसे लिक्विड्स जो, जैसे हमारे पास मिक्सचर है ना, मिक्सचर में जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगी ना, ज़्यादा अमाउंट में, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास पानी का गिलास है, पानी के गिलास में क्या है? नमक है, और क्या है? पानी है। तो ज़्यादा क्या है? पानी। ज़्यादा क्या है? तो पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। और फिर कम क्या हुआ? सॉल्यूट। ठीक है, ये मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा बातें। तो अब जो सॉल्वेंट है वो पानी है। अब साइंसदान फिर ये पूछते हैं कि बताओ कि जो पानी है उसके अंदर, पानी में नमक कैसे हल हो गया? मतलब पानी जो है वो H2O है और नमक NaCl है। तो नमक पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, पानी में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ना। अच्छा, नमक जो है वो आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की मैंने आपसे। और पानी पता कौन सा सॉलिड है? सॉरी, लिक्विड है, कोवेलेंट लिक्विड है। ये कह लें कि कोवेलेंट, अभी लिक्विड हालत में तो उसको लिक्विड कह रहे हैं, सॉलिड भी तो हो सकता है ना पानी, बर्फ़ की शक्ल में, और गैस भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता गैस? किसकी शक्ल में? क्लाउड की शक्ल में।
तो पानी क्या है, पोलर कंपाउंड है। पानी क्या है, पोलर कंपाउंड है पानी, ठीक है। पानी क्या है, पोलर कंपाउंड। तो बस आपने ये बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं मिसिबल होना। अब आप कभी कभी देखते हैं कि जो चूना होता है ना, चूना कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आप पानी में डालें तो वो पानी में हाल ही नहीं होता, नीचे बैठ जाता है। कभी आपने रेत डाली हो पानी में, रेत, ठीक है, रेत का फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या करती है, नीचे। कभी मिट्टी डाली हो आपने, मट्टी पानी में डाली हो, वो भी क्या करती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये मिट्टी, पानी और ये क्या सिनेरियो चल रहा है, मतलब जो पानी में हल हो रहा है उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं, और जो पानी में हल नहीं हो रहा उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा सोल्यूशन के चैप्टर में, वो आपने मुझसे लाजमी पढ़ना है, वहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दे डिसॉल्व ईजिली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है। अल्कोहल भी एक पोलर सॉल्वेंट है, CH3OH, इसका नाम है मीथानोल। लिख लो। एक दफ़ा बोर्ड में पता क्या सवाल आया था, एक दफ़ा सवाल आया था कि कुछ सॉल्वेंट्स के नाम लिखो, ठीक है। क्या सवाल आ गया, नेम सम सॉल्वेंट्स, नेम सम सॉल्वेंट। अभी बुक पे लिख लो सवाल और मुझे कमेंट करके बताओ ज़रा। एक सॉल्वेंट मैंने तुम्हें अल्कोहल बता दी, मीथानोल, ठीक है, ये एक सॉल्वेंट है। पानी बताया ना तुम्हें मैंने, सॉल्वेंट है। पानी भी क्या है, सॉल्वेंट है। बताया कि नहीं बताया, ये देखो, बताया नहीं अभी मैंने कि पानी भी क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट्स के नाम ही पूछ लेता है एग्जामिनर। चलो जी, बच्चे हैं छोटे, पूछो उनसे नाम, सॉल्वेंट के नाम बताओ। तो लिहाजा वो आपको 2 नंबर का सवाल ये पूछ लेता है। तो आई होप आपको याद रहेगा। बहुत से और सॉल्वेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनकी बातें मैं आपको अगले चैप्टर में करूँगा। अभी पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो ये बता रहा हूँ कि दे डिसॉल्व यूजुअली इन पोलर सॉल्वेंट्स, कि ये हल हो जाते हैं किसके अंदर, कौन हल हो जाते हैं, हाँ जी, नमकियात, आयनिक कंपाउंड्स, है ना। आयनिक कंपाउंड किस में हल हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पानी पोलर सॉल्वेंट है। वाटर हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, और इसके अंदर जो पानी है इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है कि ये एक कैपेबिलिटी होती है किसी कंपाउंड की कि वो दूसरे कंपाउंड को अपने अंदर मिक्स कर ले। तो पानी एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी हाईली कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे कंपाउंड्स को अपने अंदर मिक्स कर सकता है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, ये भी बस आपने याद रखनी है बात। तो बाकी इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मजीद आपसे चैप्टर नंबर 6 में बातें कर लूँगा, ठीक है। चले, अभी हमने क्या सीखा, क्या करेक्टर सीखे आयनिक कंपाउंड के, कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर क्या सीखा कि ये अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। फिर क्या सीखा कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। फिर क्या सीखा कि ये मिसिबल हैं, यानी ये सॉल्युबिलिटी क्या है इनकी, कि ये पोलर में डिसॉल्व कर लेते हैं, यानी खुद भी क्या होते हैं, पोलर, और जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, खुद को डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो ये आपने बातें याद रखनी है, राइट। चलें, अब ऐसा करते हैं, हमने तो सीख लिया अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दी कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम आपसे अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड्स, और फिर सबसे बड़ी कर आपको जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आना है कि राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो BLQ है ये आपका, आपको मैं लेक्चर के शुरू में ही बता देता हूँ कि बोर्ड का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा। तो इससे पहले आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आपने सारी स्टेटमेंट्स उसकी याद कर लेनी है, वो भी आपको बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स बेसिकली कह लें कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं, ठीक है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं। और डेफिनेटली हमारे पास अगर A है और B है तो ये भी क्या है, नॉन मेटल, और ये भी क्या है, नॉन मेटल, और इनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। यानी A और B मिले और आपस में क्या बन गया, AB बन गया। तो डेफिनेटली ये भी एक नॉन मेटालिक कंपाउंड बन गया। लेट्स से दैट के हाइड्रोजन गैस एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस एक नॉन मेटल है, और पानी बन गया। ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, और ये भी कोवेलेंट है। क्योंकि देखें अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा
कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन से मिला है ये भी नॉन मेटल से मिला है। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से मिला, आपको याद होगा इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन के अंदर, तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। और जो वाटर बन गया है, ठीक है, और जो वाटर बन गया है, वाटर भी क्या है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो बेसिकली आप कह लें कि ये मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर इन नेचर, यानी कुदरत में अगर आपको मिलेंगे तो किस हालत में मिलेंगे, मॉलिक्यूल। अब आप कह सकते हैं कि सर अगर ये मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं कंपाउंड ज़्यादातर, तो फिर और भी कुछ शक्लें होती हैं कि कुदरत में मिलने की, तो हाँ और भी होती हैं। जैसे फार्मूला यूनिट्स में आपको कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं, फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में जो है वो नहीं मिलते। जैसे नमक है ना, नमक, अब इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो नमक में जो सोडियम है वो कह लें कि क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो ये आपको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते आप इसको, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस शक्ल में मिलते हैं, फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में मिलते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलते हैं। यानी अब आप कहेंगे सर थोड़ा इजी करो, ये क्या बता रहे हो आप, तो मैं इजी कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब थोड़े से एटम्स आपस में इकट्ठे रहते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे होते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब समटाइम्स ये मॉलिक्यूल्स भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिस तरह अमोनिया, राइट, जिस तरह आप और बुक वाली कोई एग्जांपल ले लें, मीथेन, ग्लूकोज, C6H12O6, ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन कभी कभी मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे अंडा होता है ना, अंडा जो है उसका जो प्रोटीन होता है समटाइम्स सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है ना। जिस तरह अंडे की जो सफ़ेदी नहीं होती है, एग वाइट इसे हम कहते हैं ना, अंडे की सफ़ेदी को क्या कहते हैं, एग वाइट। तो एग वाइट जो है वो आपको जब आप पका लेते हो उसको किस फॉर्म में मिलती है। तो साइंसदानों का मानना है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इसमें लाखों एटम्स इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, लाखों एटम से फिर एक यूनिट बनता है, तो वो होता वो मॉलिक्यूल ही है, लेकिन लाखों होते हैं उसमें, मतलब बहुत हों, अरबों करोड़ों हो, तो फिर क्या बनता है, फार्मूला यूनिट बनता है। तो समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल एक छोटी एंटिटी है, फार्मूला यूनिट एक बिगर एंटिटी है, एक बड़ी बात है, बड़े एटम्स का यूनिट है। फौजियों का होता है ना यूनिट, फौजियों का कोई थोड़े फौजी होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, तो एक यूनिट होता है उनका भी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फार्मूला यूनिट यानी बहुत से एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं। तो मॉलिक्यूल मीन के थोड़े बहुत, ये 3 है, आपने पढ़ा था इसको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि भाई इसमें 3 है, इसमें भी 3 नज़र आ रहे हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 और 6 12 और 12 24 हैं, ये ग्लूकोज है, इसका फार्मूला याद रखना है आपने। तो अब हमारे पास प्रोटीन्स हो गए मैक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड्स हो गए मैक्रो मॉलिक्यूल, जिस तरह लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं हम भूल सकते, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा DNA होता है और RNA होता है, ठीक है, और इनको आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। आप कहेंगे सर आप रेलेवेंट टू दी बुक नहीं करा रहे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा करा रहे हैं, तो चले एक्स्ट्रा नहीं कराता, आप बस बुक वाला ये याद रखें, ठीक है, ये बुक में है आपकी, राइट, मॉलिक्यूल का जिक्र बुक में है, बुक में आपके फार्मूला यूनिट का जिक्र नहीं है, लेकिन बुक में आपके मेटल नॉन मेटल की पैराग्राफ में बातें की गई हैं। आपकी बुक में जो है ये बताया गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें नॉन मेटल्स होते हैं। आपकी बुक में बताया गया है कि एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हों तो उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। चलें एक आप काम करते हैं, अभी टाइम वेस्ट किए बगैर हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जो हमारा फोकसिंग पॉइंट है। तो बस एक थोड़ा सा डेमो था आपको समझाने के लिए। अब प्रॉपर्टी सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आना है उसको हमें तैयार करना चाहिए, इस पर थोड़ी बात ज़्यादा करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको जैसे कि पहले बताया खसूसियात को कहते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है कि आप एक इंसान हैं, इंसान के बच्चे हैं, जिस तरह हाथी की प्रॉपर्टी होती है वो एक हाथी का बच्चा है। आपकी प्रॉपर्टी आपके जिस्म पे बाल हैं, हाथी के जिस्म पे भी बाल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी सेम हो गई, समझ रहे हैं ना। जिस तरह आप स्टूडेंट हैं, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसे हम खसूसियात कहते हैं। तो बहुत सी होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड की खसूसियात, बहुत सी, लेकिन अभी हमने वो पढ़नी है और वो हाईलाइट करनी है जो आपके सिलेबस में मौजूद है, जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो लिहाजा पहली प्रॉपर्टी क्या है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, कि इनके होते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस पर हम बात कर लेते हैं। फिर क्या हमने पढ़ना है कि ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, और फिर बैड कंडक्टर्स होने के बाद ये क्या मतलब क्यों होते हैं बैड कंडक्टर्स, और फिर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे,
ठीक है, ये सॉल्यूबिलिटी लफ्ज़ है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़े से गलत है, सॉल्यूबिलिटी, राइट। अब ठीक है, सो उसके बाद जी ये समटाइम्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ की बड़ी हेडिंग्स हैं, इनके नीचे आप इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे पहले कि लोअर इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो आपने याद रखना है कि जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड, जिस तरह वैक्स ले लें आप, वैक्स अगर आप एक मोमबत्ती देखें ना, तो मोमबत्ती जो है उसके अंदर आपको पता है कि जो शोला होता है तो वो बड़ी जल्दी पिघलती है, ऐसा है कि नहीं है? तो मोमबत्ती जल्दी पिघलती है, क्यों पिघलती है? क्योंकि एक सॉलिड चीज़ है ना मोमबत्ती, पहले इसका ये प्लास्टिक सा क्या होता है, सॉलिड होता है, जैसे आप हीट जलाते हो तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में। यानी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो तो इसको, इस अमल को क्या कहते हैं, मेल्ट होना। तो मेल्ट होने के एक पॉइंट को क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस तरह बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट आपने देखा होगा, ठीक है, आइस है ना, आइस भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है ना, पानी है ना आइस, आइस में भी तो इसका 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। तो कितना लो मेल्टिंग पॉइंट है, 0 डिग्री, मतलब ठंड के अंदर ही पिघल जाती है। फिर ये वैक्स से ज़रा सी हीट दो कोई, राइट, कोई 50-60 डिग्री के ऊपर ये वैक्स भी पिघल जाती है, ठीक है कि नहीं। तो लिहाजा ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। फिर अगली बात याद रखना है, इनका फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसके पीछे वजह ये है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या वजह है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और म्यूचुअल शेयरिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग वाला बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने पढ़े हैं जी, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। और इसके अलावा हमने कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़े हैं, मेटालिक बॉन्ड जो है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एक फोर्सेस हैं वो उनको एक जगह पे इकट्ठे रखते हैं, न्यूक्लियस वगैरह को, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, उनके बॉन्ड वीक होते हैं। इसलिए बॉन्ड वीक होने से उनका क्या हो जाता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बस आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब अगली अगर हम आपसे बात शेयर करें वो ये है कि ये जो हमारे पास बैड कंडक्टर्स होते हैं ये क्यों होते हैं, ठीक है। तो बैड कंडक्टर्स होने की वजह जो उन्होंने लिखी है कि दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंपाउंड्स हैव अ पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग, आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो वैसे तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप पानी की बात करते हैं, लेट्स से दैट कि हमारे पास अगर पानी है, ठीक है, वाटर है, तो वाटर की शक्ल में आपको पता है कि पानी जो है अमूमन मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मिलता है आपको, लेकिन कभी कभी इसके कुछ आयंस बन जाते हैं पानी के, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव। तो फिर अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोड लगाएंगे ना, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, बिजली के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो फिर ये आयंस क्या करेंगे, ट्रैवल करके जा सकते हैं, और ट्रैवल करके ये इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो पानी में घुसने के बाद वो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसे कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करके यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ चले गए तो क्या बोलेंगे इस अमल को, कंडक्टिविटी। तो लिहाजा कंडक्टिविटी तो करेंगे लेकिन दे आर नॉट सो मच गुड। तो आप कह सकते हो कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि पानी पोलर होने की वजह से, क्योंकि इसमें पोल्स होते हैं ना पानी में, मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स होते हैं। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स हमें क्या समझाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स हमें समझाते हैं कि ये पोल हैं इसके अंदर। तो अगर पोल हों तो क्या बोलते हैं, पोलर। तो हमने देखा है अमूमन जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन कौन से कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि दे आर नॉट गुड। तो फिर आपको सर गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, तो गुड कंडक्टर्स आर स्पेशली मेटल्स। मेटल्स को ये रिस्पेक्ट हासिल है कि उनको हम अच्छे कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स अच्छे होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड वाले अमूमन बैड कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद आ जाए सॉल्युबिलिटी की बात। तो सॉल्युबिलिटी में लिखा हुआ है कि भी दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन, ये हमारे पास कितने कंपाउंड्स आ जाते हैं, 4 कंपाउंड्स आ जाते हैं। बेंजीन होता है C6H6, ईथर होता है
you can just take a dimethyl ether CH3OCH3 और फिर अल्कोहल को CH3OH ले लो या C2H5OH ले लो, ये अल्कोहल है। एसीटोन लेना है आपने, एसीटोन कीटोन होता है तो C डबल बॉन्ड OH ले लो और यहाँ CH3 ले लो। अच्छा, अब तुमको अगर सर फार्मूले लिख दिए आपने, दिमाग ख़राब हिला के रख दिया सर आपने दिमाग हमारा, इतने मुश्किल फार्मूले, अल्लाह माफ़ी दे। तो कोई बात नहीं, ये अगर फार्मूले आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आपने कौन से बच्चे याद करने हैं, आपको तो वैसे ज़रा मैं थोड़ा सा उस्तादी दिखा रहा हूँ कि ये फार्मूले होते हैं। अच्छा, आपने याद नहीं करने, आपने बस ये बात याद रखनी है कि ये जो होते हैं लिक्विड्स होते हैं। अगर आपका बीकर है ना, इसमें बेंजीन पड़ा होगा, ये एक दूसरा बीकर है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, ईथर पड़ी हुई, एक और बीकर है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, एसिड अल्कोहल पड़ी हुई है, एक और बीकर है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, एसीटोन। तो ये सारे लिक्विड्स हैं और ये सॉल्वेंट्स हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहता हूँ, क्योंकि अमूमन एग्जामिनर को ना यहाँ इस पॉइंट से पकड़ता है वो सवाल को। वो कहता है कि नेम सम सॉल्वेंट्स, और वो इनको सवाल देता है बच्चों को अमूमन यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ये जो हमारे पास सारे कंपाउंड्स हैं इसको वो क्या कहते हैं, नॉन एक्वस, यानी पानी नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये लिक्विड की तरह नज़र आते हैं और ये सॉल्वेंट्स भी हैं। इसमें से अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, और एसीटोन भी किसी हद तक पोलर सॉल्वेंट है, ईथर भी पोलर है, लेकिन बेंजीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन सॉल्वेंट के नाम आपने याद लिख लिया। सवाल सब बच्चे इस पॉइंट के आगे, नेम सम एक्वस सॉल्वेंट्स। तो सॉल्युबिलिटी से कहना वो ये चाह रहे हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनमें जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी भी कैटेगरी है। तो ये हमारे पास जो है एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। तो वो ये बात करते हैं पॉइंट में कि दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, कि पानी में तो कोवलेंट कंपाउंड हल ही नहीं होते हैं। अगर आपके पास पानी है ना, पानी के अंदर जो है वो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हल नहीं होते हैं, हल नहीं होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जिस तरह आप पानी में मीथेन गैस लेके जाओ तो वो उसमें हल नहीं होगी, मीथेन गैस पानी में हल नहीं होती है। तो अमूमन जो होते हैं कुछ हो जाते हैं, जिस तरह पोलर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसकी बात है ना, मैं आपसे उसमें करूँगा सोल्यूशन के चैप्टर में, वो आपने मुझसे लाजमी पढ़ना है, मैंने आपको बड़ा कमाल की बातें वहाँ बतानी है, तो आपने वहाँ मेरे साथ रहना है। बहरहाल यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोवलेंट कंपाउंड है पानी में यूजुअली हल नहीं होते। तो फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, अभी ना हमने मोमबत्ती बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, हमने एक कैंडल बनाई थी, तो कैंडल जो थी वो पानी में हल होगी, कैंडल पानी में, आप चले ऑयल नहीं होता जो। अच्छा, आप ये भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, सर बताओ ज़रा कोवलेंट कंपाउंड्स की निशानी कैसी है नेचुरली। तो मैं आपको कहूँगा कि जो जिनको आग लग जाती है ना वो ज़्यादातर कोवलेंट होते हैं। पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है ना, इस तरह के जो कंपाउंड जल जाते हैं। जिस तरह आपके कपड़े होते हैं, जब कपड़े धोते हो तो ये पानी में हल होते हैं। द आंसर इज नो। अपनी शर्ट को उतारो और उसको पेट्रोल में डाल दो, तो 2 दिन के बाद आपकी शर्ट की जो है पिंगी बोल जाएगी, क्योंकि वो उसमें पेट्रोल में हल हो जाएगी। फिर आपको कि सर और कोई बताओ, तो ऑयल है, मतलब ऑयल को पानी में डालो, हांडी पकाते हो, दबड़धूस करते हो ऑयल को डाल के ना हांडी में, फिर उसके बाद जब आप डालते हैं ना उसको कटोरी में सालन को, तो ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है। यानी ऑयल और पानी मिक्स ही नहीं होते हैं आपस में। तो यानी ऑयल क्या हुआ, ऑयल ये हुआ कि कोवलेंट है ना, और पानी भी ऐसा कंपाउंड है जो अपने अंदर कोवलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं कर रहा। तो ये वाले कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हम इस अमल को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी अगर कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में हल होता है या नहीं होता, इस अमल को सॉल्युबिलिटी। अगर वो हल होता है तो हम कहते हैं सॉल्युबल, है ना। सॉल्युबिलिटी 2 किस्म की हुई ना, अगर हल हो गया तो सॉल्युबल, अगर हल ना हुआ तो इनसॉल्युबल। ठीक है, क्या लफ्ज होगा, अगर हल हो गया तो क्या बोलोगे, सॉल्युबल, अगर हल ना हुआ तो क्या बोलोगे, इनसॉल्युबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है जी लार्ज मॉलिक्यूल और बिग। तो ज़रा मैं ये कुछ काफ़ी गड़बड़ कर देता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड के ऊपर, तो ये मैं भी आपको बताता हूँ। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। और वो लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, दैट इज़ दी बेसिकली आप कह लो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होना और लार्ज मॉलिक्यूल्स होना। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कह लें कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे लार्ज होते हैं, वट एवर दे आर टॉकिंग अबाउट, उसकी बात करते हैं। तो ये बेसिकली कह लें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं समटाइम, जिस तरह डायमंड है, ठीक है, अब डायमंड क्या है, प्योर कार्बन है, सिर्फ कार्बन ही होता है इसके अंदर। फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ग्रेफाइट है,
बुक में नहीं है लेकिन बुक में डायमंड की एग्जांपल है। ग्रेफाइट भी आ जाता है। इसमें एक और होता है बकी बॉल, ठीक है। बकी बॉल जो है ये भी एक कार्बन है, प्योर कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये जो डायमंड है ना, इसका एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब कह लें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह का क्रिस्टल इख्तियार कर लेता है। समझ लें कि हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, राइट। इस तरह का सुपरमैन की भी आ जाती है ना ऐड। सो दैट मेक्स द आइडिया, सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ अ बिग स्ट्रक्चर्स। दे आर काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। यू नो बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या बोलोगे? बिग मॉलिक्यूल्स या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स। और इनके खास स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिस तरह आपने कभी उसमें गए हो, पार्क में गए हो ना, तो वहाँ पे मंकी बार होता है, मंकी बार इस तरह का ना, वहाँ पे एक लोहे का पड़ा होता है, उस पर इस तरह डब्बे बने होते हैं। कभी गए हैं झूला उस पर आपने? उसमें मंकी बार कहते हैं। और उस पर चढ़ जाएं आप तो वो लुक एट दैट, वो सारा यू नो। घर में भी आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। माचिस की तीलियाँ लें और उनको जोड़ें, डब्बे जितना कि कोई स्ट्रक्चर बना के लाएं और मुझे तस्वीर कमेंट करें तो मैं देखूंगा इंशाल्लाह। तस्वीर कमेंट हो जाती है नहीं तो आप मेरा जो है अबाउट से जाके नंबर व्हाट्सएप लें और वहाँ पर मुझे आप व्हाट्सएप करें तस्वीर के। सर ये देखें हमने माचिस की तीलियों से क्या बनाया है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक्टिविटी करें आप, राइट। तो इस एक्टिविटी से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये छोटे छोटे से पार्टिकल 3D स्ट्रक्चर में रहते हैं। जिस तरह आप नहीं है, आपका फ्रंट है, आपका बैक है, यू नो आपका लेफ्ट है, आपका राइट है, यू नो थिंग्स आर 3D। आप रियलिस्टिक चीज़ एग्जिस्ट करते हैं कुदरत के अंदर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये डायमंड्स होते हैं, यू नो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी रियलिस्टिकली छोटे छोटे से इनके 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता बताऊँ? क्योंकि आप आंखों से इनको देख नहीं सकते। दे आर नॉट नेकेड, आंखों से नज़र नहीं आती हैं। जब आंखों से नज़र नहीं आते तो आपको क्या पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। बुक में क्या लिखते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म्स, कोवलेंट क्रिस्टल्स एंड अ वेरी स्टेबल एंड हार्ड एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि ये फिर क्या होते हैं, ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। यू नो इनको फिर आपको पता है ना, डायमंड इज़ अ बिग डील। डायमंड कट्स, डायमंड जैसी मिसालें बनी हुई हैं। क्यों बनी है भला? डायमंड कट्स, डायमंड जैसी मिसालें क्यों बनी हैं? इसलिए बनी है डायमंड कट्स डायमंड इज़ जस्ट बिकॉज कि ये बेसिकली कह लो कि डायमंड कट्स डायमंड का मतलब है कि ये बहुत हार्ड है। ठीक है, ये बहुत क्या है, हार्ड है। यानी हार्ड का मतलब है कि इतना सख्त है, यू कैंट इमेजिन, राइट। तो इतना सख्त है। तो आप पेंसिल का सिक्का भी खाते हैं लेकिन थोड़ा सा मुलायम सा, आपने कभी टेस्ट किया हो पेंसिल का सिक्का? तो वैसे खाना नहीं चाहिए, मशवरे अच्छे नहीं दे रहा। इसके अलावा बकी बॉल्स होता है, ये आपने कभी देखा नहीं होगा, ये भी एक सॉल्वेंट होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये वैसे इतने हार्ड नहीं होते लेकिन डायमंड इज़ अ वेरी 3D स्टेबल हार्ड स्ट्रक्चर, राइट। तो ये आपने याद रखना है। अब ये एक मैं आपको एक और बात कर सकता हूँ। अभी शुरू में मैंने आपसे कहा था कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स के अमूमन क्या होते हैं, लो होते हैं, है ना। लेकिन इस केस के अंदर मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ अपनी बात को चेंज करने में, क्योंकि डायमंड है तो कोवलेंट कंपाउंड लेकिन बड़ा हार्ड और स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। चलो एक तुम्हें मैं आइडिया दे ही देता हूँ। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम पिघलाओ डायमंड को, तो तुम्हें 4000 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इमेजिन करो 4000 डिग्री इज अ वेल गुड टेम्परेचर, जिसपे हो गया ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। सो मेल्टिंग पॉइंट तो मतलब हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे द स्टोरीज नेवर एंडेड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की। लेकिन ये इतना ज़्यादा फेमिलियर और फेमस क्वेश्चन नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को समझाता हूँ क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स है ना। क्योंकि आपने पढ़ा कि कोवलेंट कंपाउंड जो है सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, फिर पोलर एंड नॉन पोलर भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट जब हम पढ़ेंगे तो वो होगा आगे मेटालिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। उससे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी,
तो अभी मैं आपसे बात करता हूँ पोलर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मेटालिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत अहम सवाल है बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अभी आप निशान भी लगा लें, मेटालिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज BLQ यानी बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर टेस्ट योरसेल्फ 4.4 भी हल कर लेंगे ताकि हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें। सो ये हमारी जर्नी है और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में, या पोलर नॉन पोलर सिंपली कंपाउंड्स के बारे में। बहुत से पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स आपको पढ़ाए। पोलर में सबसे अच्छी एग्जांपल पानी की है और नॉन पोलर में सबसे अच्छी एग्जांपल गैसेस की है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस वगैरह। और इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी मैंने नॉन पोलर कहा था। और आपके घरों में जो गैस आती है मीथेन, ये भी नॉन पोलर है। लेकिन पोलर में पानी आ जाता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स बनते हैं। तो ये जो पोलर कंपाउंड्स बनते हैं ये बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बनते हैं। आज जैसे पहले बताया आपको, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बनते हैं। जैसे अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है, अगर उसने हाइड्रोजन के साथ एसोसिएशन किया हुआ है तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रहता है और हाइड्रोजन दोनों पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। और ये आपको याद रहना चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकल आता है 3.2 में से 2.2 को अगर माइनस करें तो 1.0 का डिफरेंस आता है। सो देयर इज़ कह लें देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 1 in hydrogen and oxygen bonds. There is a difference of 1 between the hydrogen and oxygen bonds. There is electronegativity difference of there is electronegativity difference of 1 between hydrogen and oxygen atoms, या कह लें बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम्स। ठीक है ना, बॉन्डेड हैं दोनों। तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, दैट इज़ 4.0। ये आपने याद रखना है, ये आपको बोर्ड के MCQ आने वाला है। तो ये चूँकि हम अभी पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, पिछला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और पॉलिंग एक साइंसदान था, ठीक है, और पॉलिंग एक साइंसदान ने क्या बनाया, पॉलिंग स्केल बनाया। और पॉलिंग स्केल बनाने से क्या मतलब है कि इसने ये स्केल बना के तमाम एलिमेंट्स दूसरों की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ निकाली। यानी मैं अगर आपको ऑक्सीजन की 3.0 बता रहा हूँ और हाइड्रोजन की 2.2 बता रहा हूँ, तो ये मैंने कंपैरिजन से निकाली हुई है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो लिहाजा जो जितने भी मतलब नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इवन मेटल्स हैं, उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से निकली हुई है। तो वो पॉलिंग स्केल की मदद से निकली है। लेकिन एक और इसका हेल्पिंग साइंसदान था, उसका नाम था मोलिकन। तो ये मैं दोनों का अमूमन नाम लेता हूँ, आपकी बुक में बस पॉलिंग का नाम लिखा है। तो पॉलिंग और मोलिकन दोनों जो थे, इनकी काम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर है। तो उन्होंने फिर आपको जो है ये आपको वैल्यूज़ बताई हुई हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बात करेंगे। ये तो थोड़ा सा आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं ना इस टॉपिक को हम, तो वो मैं आपको बता रहा था। चलें प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़, तो पोलर और नॉन पोलर की मैंने थोड़ी बता दी। 2 नंबर का ही सवाल आपको बोर्ड में आ सकता है, ये 4 नंबर का सवाल आपको नहीं आएगा, ये 5 नंबर का सवाल नहीं आएगा। तो पोलर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉन पोलर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जो पोलर होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। जैसे बहुत से पोलर कंपाउंड्स हैं, इवन कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो पानी में क्या हो जाएंगे, मिसिबल होंगे, हल होंगे। लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते। जैसे लेट्स से दैट कि हमारे पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड है अमोनिया, ठीक है, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, हल हो जाएंगे। और नॉन पोलर क्या है, जैसे मीथेन नॉन पोलर है। अब मैं मीथेन को पानी में डालूंगा
तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो एक मिक्स हो रहे हैं और एक मिक्स नहीं हो रहे, तो ये फ़र्क है। उसके बाद एक्व सोल्यूशन जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनका जो एक्व सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी लेट्स से दैट जो पोलर कंपाउंड्स हैं यू नो उसमें आपने लेट्स से थोड़ा सा एसिड डाल दिया, एसिडिफाइड कर दिया, यानी H2SO4 भी एक पोलर कंपाउंड है, एक एसिड भी है, पोलर कंपाउंड भी है, और पानी बताते खुद भी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। और पानी जो है वो किस हालत में मिलेगा, H+ की शक्ल में मिलेगा, OH की शक्ल में मिलेगा, आयंस की शक्ल में समटाइम्स मिलेगा। और जब सल्फेट्स और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि एसिड आ जाएगा तो बहुत से हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे और सल्फेट आयंस हो जाएंगे। अब क्या सीन हो रहा है कि एक्व सोल्यूशन यानी कि पानी के अंदर आपने पोलर कंपाउंड्स मिक्स किए हुए हैं, तो बहुत से आयंस नज़र आ रहे हैं ना आपको। तो ये बिजली मतलब आप इसमें अब क्या करोगे, इलेक्ट्रोड्स लगा दो। मैं ब्लैक कलर के इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोड लगाए, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव है, इनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये नेगेटिव एंड है बैटरी का, ये पॉजिटिव एंड है। तो अब क्या होगा कि बिजली गुजर कर जो है वो पॉजिटिव एंड से किधर जाएगी, नेगेटिव एंड पे जाएगी। और लेट्स से रास्ते में यहाँ पर हम कोई बल्ब लगा लेते हैं तो वो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, वो शाइन करेगा। तो क्यों करेगा, और अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि इसमें आयंस जो हैं बिजली कंडक्ट कर रहे हैं, आयन जो है बिजली कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये तो नहीं करते ना कंडक्ट, ये तो कंडक्ट नहीं करते। अब क्या सीन हो रहा है, अगर आप लेट्स से दैट पानी ले लिया आपने, ठीक है, और उसमें आपने मिक्स कर दिया कोई नॉन पोलर कंपाउंड, तो लेट्स से दैट पानी है और उसमें आपने मीथेन गैस मिक्स कर दी है, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। पानी तो थोड़ा बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, पानी तो आपको पता है थोड़ा बहुत कंडक्टर होता है, बरसात का पानी भी होता है उससे करंट पड़ता है थोड़ा बहुत। तो लेकिन मीथेन डाल देने से इसकी कंडक्टिविटी और डल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो बल्ब इतना कोई शाइन नहीं करेगा, हल्का सा कोई ब्लिंक कर ले तो कर ले। लेकिन यहाँ पे तो ज़बरदस्त कंडक्शन हो रही होगी और बल्ब सही तरह से जल रहा होगा। तो ये हमें समझ में आती है इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात, इनके करैक्टर्स, कि ये होते हैं डिज़ोल्व इन वाटर, प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होते, आपस में मिक्स ही नहीं होते। कंडक्टिविटी को देखें तो कंडक्टिविटी की बातें की गई हैं, ठीक है। चलो अब ये हमने हो गया पोलर नॉन पोलर तो हो गया। अब हम बात करते हैं आपसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि आखिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कोवलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। वो भी आपको 2 नंबर का सवाल आ सकता है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो मैं अब बड़ी 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी आपको समझा देता हूँ। कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये कभी भी आयंस नहीं बनाते हैं पानी में जाकर, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी में इनकी सॉल्युबिलिटी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और तीसरी प्रॉपर्टी की ये रिजिड होते हैं, उनके डायपोल्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनाया कौन सा आपने। आपको याद होगा आपने अमोनिया गैस के साथ लोन पेयर डोनेट करवाया था, किसको, हाइड्रोजन आयन को, और ये डोनर हो गया था मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल ये आयन जो था एक्सेप्टर हो गया था। और फिर जो था एक हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी कि जो अमोनिया था उसका लोन पेयर ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा था हाइड्रोजन की तरफ, और ऑलरेडी इस नाइट्रोजन के साथ जो थे वो 3 हाइड्रोजन लगे पड़े थे। और ये जो पॉजिटिव आयन था इसने जब पूरे अमोनिया में आकर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेवलप किया, तो फिर इस पूरे आयन के ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव आयन। अब साइंसदान ये बताते हैं कि जब 2 न्यूक्लियस है, लेट्स से दैट ये नाइट्रोजन का मैं न्यूक्लियस बना लेता हूँ, है ना, और यहाँ से ये छोटे छोटे न्यूक्लियस मैं हाइड्रोजन के बना लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस छोटा सा बना लेता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा करता हूँ मैं, अगर आपको नज़र सही आ रहा है तो मैं इसको रेड ले लेता हूँ मार्कर, और मैं ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और अमोनिया का इलेक्ट्रॉन ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अब देखें 2 न्यूक्लियस के गिर्द हेल्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 न्यूक्लियस की, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बड़ा ज़रा, हाइड्रोजन के छोटे छोटे से न्यूक्लियस बनाया मैंने, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 न्यूक्लियस के दरमियान हेल्ड है। तो जब ये 2 न्यूक्लियस के दरमियान हेल्ड हैं, तो मतलब अगर आप ये बात करते हैं कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पानी है, पानी में आपने कहा था कि अगर हम डाल देंगे H2SO4, तो आपने ये बताया था कि पानी भी आयंस की शक्ल में रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे इसके अंदर तो ये भी 2 हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस पैदा करेगा। तो पानी तो काफ़ी आयंस पैदा कर रहा है ना, यानी पानी में जो दूसरा कोवलेंट कंपाउंड आया, सल्फ्यूरिक एसिड आया, वो भी आयंस पैदा कर रहा है, पानी खुद भी आयंस पैदा कर रहा है। तो इसलिए ये तो अच्छा आयंस पैदा कर रहा है पानी में। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर अगर हम अमोनियम रेडिकल जो है वो पानी में डाल देते हैं, ठीक है, अमोनियम रेडिकल जो है वो क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो साइंसदानों ने ये देखा कि अमोनियम रेडिकल के पानी में जाने से वाटर डू नॉट फॉर्म आयंस,
ठीक है, वाटर डू नॉट फॉर्म आयंस। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स अगर आप पानी में डालेंगे तो वो आयनिक शक्ल इख्तियार ही नहीं करेंगे, दे डू नॉट मेक आयंस। तो ये जिस तरह है तो ये इस तरह ही पानी में घूमता फिरता रहेगा। एक पहली प्रॉपर्टी ये हो गया, होप आपको ये क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब हमने देखा है कि आपको याद होगा, मैंने पीछे टॉपिक में ना आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम याद करवाए थे। क्या ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो शायद दूसरे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बीकर बना लेता हूँ यहाँ पे, और मेरे ख्याल में मैंने कुछ 4 आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम याद करवाए थे, अगर आपको याद हो। ये था पॉइंट नंबर 3 कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अभी निकाल लो, बुक है तो पास निकाल लो, उसमें देखो ज़रा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में मैंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स उसको नाम दिया गया था। तो बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन। बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन, ये हमारे पास थे। और इन्होंने क्या किया था कि ये हमने सॉल्वेंट्स लिए थे एज, इनको हमने सबको क्या लिया था एज सॉल्वेंट्स। कौन से सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो हमने देखा है कि जब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स को जो है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स को जो है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स को जो है जब हम डाल देते हैं किसके अंदर, इन सॉल्वेंट्स के अंदर, तो फिर वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सब में जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, इन सब में ये कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये भी इनकी खासियत हुई, सॉल्युबिलिटी, यानी कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। और उसके बाद ये जो आपको इधर जो उन्होंने एडिशनल बात की है कि इनकी जो कोवलेंट नेचर है, तो कोवलेंट नेचर की वजह से जो है ये एक और प्रॉपर्टी रखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है, अगर आप कहें सर एक और सॉल्वेंट हमें याद है, दैट इज़ वाटर, तो अगर आप ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो है यानी CCC, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, अगर ये आप डालते हैं पानी में, तो क्या पानी में भी हल होंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड? तो ये पानी में हल नहीं होंगे। तो हम सॉल्युबिलिटी जब भी देखते हैं ना, तो हम देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और पानी में, कंपैरिजन करते हैं हमेशा जब भी करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमने देखा है कि क्योंकि इनकी भी कोवलेंट नेचर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की भी कोवलेंट नेचर है, तो ये हल हो जाते हैं। लेकिन चूंकि लेट्स से दैट पानी भी कोवलेंट इन नेचर होता है, लेकिन ये पोलर भी होता है। तो अमूमन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे आर समहाउ हैविंग अ काइंड ऑफ डायपोल्स, इनमें डायपोल्स ज़रूर होते हैं, लेकिन ये मतलब दे आर नॉट काइंड ऑफ अ कंपाउंड जो कि पानी में हल हो जाए। तो हमने इनको देखा कि पानी में हल नहीं होते। और फिर आखिरी प्रॉपर्टी यही मैंने जो शुरू में ही आपको बता दी कि ये रिजिड होते हैं, रिजिड जिस तरह खुरदरे से होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। और डायपोल्स का मतलब है कि इनमें भी डायपोल्स बनते हैं। देखें यहाँ पर आप कह लें आपके नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका हुआ और यहाँ पे क्या चार्ज क्रिएट हो चुका हुआ है, पॉजिटिव। तो ये हमें जो सेंस समझ में आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड दी डायपोल क्रिएशन, इसको आप डायपोल कह सकते हो। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड CCC के बारे में भी बताया कि इनकी क्या हैं प्रॉपर्टीज़। तो दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर, ये ज़्यादातर पानी में आयंस नहीं बनाते हैं। ये मैंने शुरू में बताया कि पानी में मिक्स भी कर दो तो डो नॉट गो फॉर आयनाइजेशन। सॉल्युबिलिटी पे काम किया रिवीजन के साथ। ये पीछे जो मैंने आपको सॉल्वेंट्स बताए थे, आपको बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आएगा ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम लिखें, तो आपने फिर बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन बस नाम लिख देने हैं, फार्मूले छोड़े आप। मैंने वैसे लास्ट टाइम आपको वहाँ पे फार्मूले भी बताए थे। तो ये मिक्स हो जाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड इनमें मिक्स हो जाते हैं और पानी में मिक्स नहीं होते। ये दूसरी प्रॉपर्टी बताई। तीसरी बताई कि ये रिजिड होते हैं, इनका डायपोल भी होता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, द वेरी बिग एंड जाइगेंटिक टॉपिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंपाउंड्स। और ये मेटालिक कंपाउंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करके जाना है। मेरी तरफ से गैस है आपके लिए कि बोर्ड में आपको ये आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज़ इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। अभी मेरे साथ रहिए, अभी मैं आपसे बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आपसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की, तो मेटल्स जो हैं हमेशा इंडस्ट्री मेटल्स के साथ प्यार करती है। मेटल्स हमेशा हीट और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन कंडक्टर रहे हैं। तो मेटल्स के बगैर तो ज़िंदगी बड़ी इम्पॉसिबल सी लगती है, क्योंकि आपकी जो बैग की ज़िप है, आपके जो पेंट की ज़िप है, आपके जो पेन की निब है, आपके जो घर के पंखे हैं, इवन आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप जिस छत के नीचे बैठे हैं उस छत के अंदर भी लोहे का इस्तेमाल किया गया है, मेटल्स हैं। तो लिहाजा मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
सो मेटल्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द फर्स्ट वेरी बिग प्रॉपर्टी इज़ के ये हमेशा आपको शो करेंगे मेटालिक लस्टर। अब ये क्या होता है मैं भी बात करता हूँ। फिर मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी इनकी बेहतरीन प्रॉपर्टी, और बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा ये आया है कि भी बताएं क्या प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। और डेफिनेटली मेलेबिलिटी डक्टिलिटी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो मैं भी आपको बताता हूँ ये क्या होती है। फिर इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। डेफिनेटली ये हीट सस्टेनेबल कंपाउंड्स हैं, हीट सस्टेनेबल सब्सटेंसेस हैं। ये मतलब हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। और इवन आपको पता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के इंजन होते हैं मेटालिक इंजन होते हैं, और वो हीट को बर्दाश्त करते हैं, गाड़ी को तेज़ चलाते हैं और आपको आपकी मंजिलों तक लेकर जाते हैं। आप घर में जो खाना बनाते हैं, पहले तो पत्थर के होते थे ना बर्तन, मट्टी के, लेकिन अब वो उन्होंने रिप्लेस कर लिया है। अब सारे के सारे बर्तन किसके हो गए हैं, मेटल्स के हो गए हैं। सो लो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं जी, एंड फॉर्म्स कैटायंस इजीली, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती हैं, कैटायंस इजीली बनाते हैं, इस पर बात करूँगा। और ये सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में भी, मतलब सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी ये बेहतरीन कंडक्टर्स हैं, बिजली के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी, यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन कंडक्टर है। ठीक है, चले अब पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि मेटालिक लस्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स, मेटालिक लस्टर को उर्दू में कहते हैं चमक। आपने कभी अगर छुरी देखी है तो छुरी की जो है आपको पता है कि क्या होती है, एक धार होती है, राइट, एक धार होती है। तो जिसे हम धार होती है वो धार, राइट, इस धार को हम कहते हैं शार्पनेस। शार्पनेस, जब छुरी नई खरीदे ना आप, उसकी धार की चमक आपको सही महसूस हो रही होती है। इवन छुरी भी सारी चमकीली सी आपको नज़र आ रही होती है, छुरी, नाइफ। तो अब इसकी जो एक ये जो चमक है इसको लस्टर कहते हैं। ये लफ्ज़ मेटल्स के साथ एसोसिएटेड है। जैसे आपने कभी स्टील के बर्तन देखे हों, कितने चमक रहे होते हैं, सामने रखें तो यानी कभी धूप में रखा हो आपने, कैसे चमक दे रहे होते हैं। दिस कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर मीन कि ये सूरज की रोशनी को बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरह से, ये कोई शीशे नहीं है। मेटालिक लस्टर में कोई ये नहीं बात करके शीशा बन जाता है, नॉट सेइंग दिस, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धातें अगर नहीं हो, जैसे सिल्वर की पतीली आप नहीं खरीदते हैं, सिल्वर का एक फ्राइंग पैन आप खरीदते हैं, नया खरीदते हैं, तो कितनी चमक होती है उसके अंदर। दिस इज़ कॉल्ड मेटालिक लस्टर, कि मेटल का एक लस्टर है, मेटल की एक चमक होती है। जिस तरह नया नया जो फीमेल्स हैं ये ऑर्नामेंटल तौर पे ज्वेलरी खरीदती हैं, सोना पहनती हैं शादी की तकरीबों में, और चमक रहा होता है, पीले कलर के सोना होता है इनका। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ खूबसूरती उनकी इन्हांस करता है फीमेल्स की। और मैं मेल्स को तो नहीं कह रहा वैसे कि उनकी खूबसूरती इन्हांस करता है मेल्स को बस वैसे ही बस नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो मेटालिक लस्टर क्या है? मेटालिक लस्टर इज समथिंग लाइक द चमक, राइट, द ब्राइटनेस ऑफ द मेटल्स। फिर आते हैं मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी पे। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे यूज़ अ वर्ड प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू। बच्चे मुँह नहीं पता नहीं लगता वो क्या लफ्ज़ है ये प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू यानी कि ये इनकी खासियत है कुदरती लिहाज से। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू एक इनकी क्या है? खासियत है। कौन से लिहाज से? कुदरती लिहाज से इनकी ये खासियत है कि ये जो हैं क्या कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर अ काइंड ऑफ शीटें बन जाती हैं इनकी, और इनकी तारें बन जाती हैं। मतलब इफ जस्ट टॉक अबाउट द डेफिनेशंस, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू है ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, ठीक है। मेलेबिलिटी में आप क्या कह सकते हो कि मेलेबिलिटी में क्या कह सकते हो कि रोल्ड इनटू शीट्स, रोल्ड इनटू शीट्स, यानी आपका जो घर का दरवाज़ा है ये देखें ना एक शीट है। क्या ख्याल है? घर का जो दरवाज़ा मेन गेट है आपका या किसी कमरा का लोहे का बना हुआ है, खिड़की के अंदर कहीं लोहे का अगर इस्तेमाल है तो शीट होती है ना, एक शीट होती है प्रॉपर, एक शीट को फिर कोई भी शक्ल दे लें आप, दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू। यानी कि कुदरती खासियत है किसी भी धात की, किसी भी मेटल की, कि उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा डक्टिलिटी क्या होती है? ये भी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू है। जिस तरह अब मतलब एक मैं आपको बात बताऊं कि कुछ धातें जो हैं उनकी आप तारें बना सकते हैं, कुछ धातों की शीटें बना सकते हैं। जिस तरह आयरन है, आपके सर हमने आयरन की भी तारें देखी हैं, लेकिन आयरन की तारें ज़्यादा काम नहीं आती, ज़्यादातर आयरन की शीटें बनती हैं। जरा पंखे के पर नहीं होते, वो ज़्यादातर उसमें आयरन लगा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो दरवाज़ों में आयरन होता है। लेकिन जो तारें होती हैं ना, तारे में जरा आपने कॉपर की तारें सुनी होंगी, जरा आयरन की शीटें बन गई, आयरन की क्या बन गई? शीटें बन गई। अब कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, तो इनकी क्या बनती हैं? वायर्स। स्पेसिफिकली याद रखना, कॉपर और जिंक इन दोनों को मिक्स कर लेना, बोर्ड में एमसीक्यू भी आता है, इसको कहते हैं ब्रास।
अब ब्रास एक मिक्सचर है, इसे हम कहते हैं पीतल। तो पीतल जो है आप कह लें कि ये क्या है, ये बेसिकली इसको आप कहेंगे कि जो ब्रास है वो है एक मिक्सचर, एक अलॉय है। तो मतलब हम मिक्सचर की तारें बनाते हैं, पीतल की भी बनती बन जाती है, लेकिन ये कॉपर की, प्योर कॉपर की तारें बनती हैं। बिजली के लिए तो यही होता है, 99.9% प्योर कॉपर होता है इनके अंदर। कंपनियां बड़ा शोर डाल रही होती हैं, साड़ी कॉपर दियाँ तारा लगाओ, साड़ियाँ कॉपर दियाँ तारा लगाओ, कि जस्ट बिकॉज वो कह रहे जी हमारा कॉपर अच्छा है, पंखे के अंदर हमारा कॉपर लगा हुआ है, हमारा पंखा खरीद लें क्योंकि बेहतरीन कॉपर लगाया है हमने। तो अब मैं भी कंपनी खोलने लगा हूँ, मैं थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट कर लूँगा, मजाक कर रहा हूँ। सो कॉपर की तारें बन जाती हैं। सिल्वर की तारें, जो बाहर आपने देखा होगा, बिजली घरों से हमें बिजली मिलती है तो रास्ते में आपको तारें लगी होती हैं, तो ये सारी सिल्वर की होती हैं। तो लुक एट दैट, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू। सिल्वर को अल्लाह ताला ने खासियत दी है कि उसकी तारें हम बना सकते हैं। फिर गोल्ड की तारें बनती हैं, बड़ी अच्छी कंडक्टर होती हैं, कमाल की कंडक्टर होती हैं, लेकिन गोल्ड महंगा बड़ा है। तो गोल्ड जब महंगा है तो फिर हम उसकी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू वायर्स वाली इस्तेमाल तो कर लें, लेकिन ये कुदरती सलाहियत हम इस्तेमाल, हम इसको ज़्यादा सोने को अंगूठियाँ बना लेते हैं ना, अंगूठी भी तार की तरह बनती। कभी अंगूठियाँ जेवरात को देखो, उसमें तारें बना के उन्होंने लगाई होती हैं, जेवर के अंदर घुसाई होती हैं, दैट डिज़ाइन वगैरह कर रहे होते हैं। सो दैट्स द malleability and ductility। कि malleability, property by virtue by which the metal can be turned or rolled into sheets, और property by virtue by which the metal can be turned into wires, इसको आप ductility कहेंगे। ductility is the wire property and malleability is the sheet property, right? तो उसके बाद जी फिर आ जाएं आप इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स पे। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आप ऐसा करें, इन्हीं धातुओं के कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स मुझे कमेंट कर दें ताकि आपकी इंटेलिजेंस का पता लगे, आप गूगल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लो आयनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म कैटायंस, इजीली, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। कि आप ये मेरी बात भूलनी नहीं है आपने, कि जो मेटल्स होते हैं ना, ये हमेशा से बड़े एटम्स होते हैं। मेटल्स जो है, सॉरी ये बोर्ड इधर गिर गया, ये जो मेटल्स होते हैं, राइट, क्या होते हैं, मेटल्स, ये हमेशा से क्या रहे हैं, बड़े बड़े एटम्स रहे हैं। दे आर बिग एटम्स, हमेशा याद रखिएगा, मेटल्स आर बिग एटम्स, मेटल्स आर बिग एटम्स, ये बड़े एटम्स होते हैं। तो अगर मैंने ये कमेंट पास कर दिया तो इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा तो उसका जो शेल है, आखिरी शेल, वो दूर होगा उससे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो इसका शेल क्या है, करीब है, लेकिन बड़ा एटम बनाऊंगा तो शेल क्या हो जाएगा, यानी अंदर और भी तो शेल जाएंगे ना, जितने अंदर शेल जाएंगे उतना एटम बड़ा होगा। तो अब देखो, जब एटम बड़ा है तो फिर उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ईजी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, कम है, वीक। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया ना आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आपको बताया ना कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये डेफिनेशन बताई मैंने आपको। तो ये आपको याद है कि नहीं, पिछले चैप्टर में मैंने आपको करवाया था। आपने क्या मेरे से पिछला चैप्टर पढ़ा है आपने मुझसे? ओ गॉड, आपने मुझसे पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, आप मुझसे पिछला चैप्टर पढ़ कर आए इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी मुझसे पढ़ लें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ाने की कोशिश की है, और उसके नीचे नोट्स भी दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, फ्री गिफ्ट आपके, आप नोट्स का इस्तेमाल करें विदाउट एनी टेंशन, और सारे सवाल याद कर लें, और पेपर में 60/60, 50/50, 100/100, जितने भी आपका बोर्ड का पेपर होना आप हासिल करें। चलें वापस आते हैं टॉपिक पे, कि इनकी जो एनर्जीज होती हैं क्या होती हैं, लो होती हैं। सो दे हैव अ लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, और इसके अलावा दे फॉर्म कैटायंस इजीली। आप खुद सोचें, अगर हमारे पास आयरन है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं ना। तो देखें, अब मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना। जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, कहाँ लिखते हैं, हेड की तरफ। तो देखें मैंने इस पर क्या कर दिया, चार्ज कर दिया कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड कैटायन। क्या बन गया, ये कैटायन बन गया। तो अब कैटायन इजीली बन गया कि नहीं बन गया। तो धातें जो है, मेटल जो है, आयरन से एक मेटल है, अब इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सोडियम का आपने पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी में सोडियम पढ़ा था ना आपने, कि सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ये देखें मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितनी एनर्जी चाहिए पर मोल, 496 किलो जूल पर मोल। तो याद है आपको, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, तो फिर ये भी क्या बन गया, कैटायन बन गया कि नहीं, कैटायन इजीली। यानी कि जो धातें हैं, सोडियम भी एक धात है, तो धातें जो हैं, मेटल जो हैं, दे कैन बी अ काइंड ऑफ अ थिंग्स जो जल्दी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बिकॉज दे हैव अ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता है। तो यही वजह है कि जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं, जब ये इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, मतलब लट से एक और बड़ा एटम है और ये सब क्या कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं।
वो कहते हैं भाई जा फिरना शुरू कर दे दूँ। तो फिरने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो आपको मैंने याद है ना मेटालिक बॉन्डिंग कराई है, तो मेटालिक बॉन्डिंग में मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? मैंने कहा था ना कि जितनी भी मेटल्स आपस में एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं उनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस वजह से वो एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट था ना इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या गैस पूल थ्योरी, मैंने बताई थी लॉरेंट ड्रूड की आपको। तो ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर देखो ना, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो तो फिर कैसे मेटालिक बॉन्ड बनेगा? मेटालिक बॉन्ड ही नहीं बन सकेगा। मेटालिक बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें एटम्स इकट्ठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मोबाइल होते हैं, यानी वो मोबाइल्स होते हैं, यानी कि वो बस मूव कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके बाद फिर आखिरी पॉइंट में ये बात करते हैं कि ये सॉलिड हों मेटल्स या लिक्विड हों, यानी धातुओं को पिघला लें। लोहा आपने अमूमन वीडियोस में देखा होगा, लोहा पिघल जाता है कैसे, वो रेड कलर का रेड हॉट नज़र आता है, लस्टर सा नज़र आ रहा था जब वो पिघलता भी है। तो आपने कभी देखा किसी जो जो लोहार होता है, जो आयरन स्मिथ होता है, लोहार को इंग्लिश में आयरन स्मिथ कहते हैं, तो वो जब लोहे को मारता है ज़ोर ज़ोर से और हीट कर करके मारता है, कैसे चमक रहा होता है, रेड सी ग्लो आ रही होती है उसके अंदर। दैट इज़ कॉल्ड मेटालिक लस्टर। उसको आप कह सकते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है, वो भी मेटालिक लस्टर है। तो फिर सॉलिड और लिक्विड के अंदर भी ना ये बड़े ज़बरदस्त कंडक्टर होते हैं। कभी आप एक रॉड लें और उसको स्विच के अंदर लगा के चेक करें अगर आपको करंट पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और आपको करंट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये बड़े अच्छे बिजली के कंडक्टर्स होते हैं। जैसे पंगा नहीं लेना मेटल्स के साथ आपने। और अगर आप उसको एक जगह से हीट कर रहे हैं तो आप दूसरी जगह से शर्त लगा लें मैं तो पकड़ के खड़ा रहूँगा जो मर्जी हो जाए, तो भैया आप पकड़ के खड़े हैं, वहाँ से हीट कर रहे हैं ना, तो हीट ट्रैवल कर करके आपके हाथ तक आएगी। वो लकड़ी ले लें आप, बड़ा सा डंडा बांस का ले लें, वहाँ से गर्म करें, यहाँ से आप पकड़े रखें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हीट कंडक्ट नहीं होती ना लकड़ी के अंदर। लेकिन आप धात यानी लोहे का रॉड ले लें और क्या जी बस वहाँ से तो हीट हो रहा है, यहाँ से खैर है, लेकिन वो हीट को सारी क्या करेगा, कंडक्ट करके आपके हाथ तक लेके आएगा। फिर 5 मिनट के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा रॉड हीट का कंडक्टर है। और बिजली का भी बता दिया, मतलब आपको कभी दिल करे आपने पतंग पकड़नी है कोई चीज़, तो आप बिजली के खंभे पे मारिएगा लोहे की रोड, तो फिर देखिएगा क्या होता है। तो वैसे पतंग उड़ाना कानूनन जुर्म है, तो आई होप आप पतंग नहीं उड़ाते होंगे, इससे दूसरों की जान जाती है। सो डोंट डू इट, राइट, इट्स अ बैड हैबिट। ओके, सो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आई होप आपको ये थोड़ा सा टाइम आपने इन्जॉय किया होगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने की पूरी कोशिश की है। ओके, सो अब हमारे पास अभी द स्टोरी इज नॉट एंडेड, अभी टेस्ट योरसेल्फ 4.4 रहती है, वो मैं आपको करवा दूँ। वो मैं आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन पे करवाऊंगा, बिकॉज मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, बहुत से क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, मुश्किल हो जाता है। सो मैं आपको सारा रिटन फॉर्म में दिखा देता हूँ डेटा, और वो आपने करना है। फिर थोड़ा सा मैं आपसे ना एडहेसिव्स के बारे में बातें करूँगा। सिंथेटिक एडहेसिव्स क्या होते हैं? गूंदे वगैरह आपने कभी सुना होगा ना, जैसे एल्फी हो गई, गूंदे हो गई, इपॉक्सी ग्लू हो गई। अभी आपने देखा होगा जो तरखान वगैरह होते हैं ये भी काफ़ी एडहेसिव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ये जो कार, ट्रक, जहाज, गड्डियाँ, ट्रेना, ये सब आयरन की बनी होती हैं। आप कभी जाएँ ज़रा रेलवे ट्रैक को देखें, वहाँ पे आपको आयरन रोब से नज़र आएगा, वही मैं आयरन हूँ, आई एम आयरन मैन। यानी कि वहाँ पे पटरियाँ भी लोहे की, जब ट्रेन ज़ोर से जा रही होती है ना, दर 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 दर, और आप कहते हैं वाह क्या ज़बरदस्त ट्रेन है, ये तो अगर मैं इसके नीचे आ गया मेरा तो इस पर हलवा ही बन जाएगा। तो यानी धातें इतनी मजबूत होती हैं, तो दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी आप इजीली थोड़ी बहुत हीट दे के उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मोमबत्ती लें, ज़रा सी हीट दें, बेचारी पिचक जाएगी और ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही आयरन की मोमबत्ती लें, अच्छा आयरन की मोमबत्ती होती ही नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास रहा है टेस्ट योरसेल्फ 4.4, और उसके बाद रहेगा सिंथेटिक एडहेसिव, और फिर क्राफ्ट्स की बातें करेंगे, गाड़ियाँ ट्रेनों की बातें करेंगे। कुछ उसके बारे में कोई सवाल हुआ तो मैं आपको बताऊँगा। और मैंने बड़े अच्छे अंदाज से आपको एक्सरसाइज करवानी है, और एक्सरसाइज आपने सिर्फ मुझसे ही करनी है, इंशाल्लाह मैं आपको बड़े अच्छे अंदाज से करवाऊँगा, राइट। सो चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ 4.4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 4.4 की, और देखते हैं कि इनके सवालों के जवाब क्या हैं। पहले सवाल है ये वाई डू द आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों, मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं और इसके अलावा आयनिक सॉलिड्स होते हैं, यानी कंपाउंड्स होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों की हाई होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में इकट्ठे रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इनको डेफिनेटली ज़्यादा सारी हीट चाहिए ना तोड़ने के लिए। सो लॉट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड ताकि इन फोर्सेस को तोड़ा जाए, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर हम देखें, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक है,
तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री है और अगर आपने नमक को उबालना है तो वो 1413 डिग्री टेम्परेचर चाहिए आपको। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान कि आप उसको धात को ना पीट के मार के आप उसको शीट बना देते हो या रोलर्स में डालते हो ना धात को, तो वो शीट बन जाती है। दैट इज़ कॉल्ड दी मेलेबिलिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, के आयनिक कंपाउंड को जो है वो पानी में सॉल्युबल क्यों कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के वाई आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली पानी में वो इसलिए हल हो जाते हैं क्योंकि आयनिक एक चार्ज पार्टिकल्स रखते हैं। उनके पास आयनिक कंपाउंड्स में स्पेसिफिकली नमक की बात कर लो तो उनके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स हुए ना, तो फिर पानी बताते खुद भी पोलर मॉलिक्यूल, आपको पता है पानी भी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखता है। तो फिर ये चार्ज पार्टिकल जो हैं पानी में क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। और पानी का इतना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि वो इनको हल कर लेता है और इनके आपस में जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनको तोड़ देता है और अपने अंदर इनको हल कर लेता है और पानी जो है इनको आयंस को ऑक्यूपाई भी कर लेता है। सो इस तरीके से जो है आयनिक सॉलिड जो हैं वो सॉल्युबल रहते हैं पानी में। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है जी व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में किस किस्म का बॉन्ड होता है? तो सोडियम क्लोराइड में याद रखिएगा जो बॉन्ड होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। और शायद आपने पहले ही लफ्ज़ नहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसको आप आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद सवाल किया जा रहा है प्यारे बच्चों कि वाई कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो बिगर साइज़ के होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी जो कोवलेंट कंपाउंड बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, मतलब जिनके एटम्स बहुत ज़्यादा हों और बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हों, तो फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। जैसे डायमंड वगैरह की मैंने आपसे बात की थी जब मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका बिगर साइज़ मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में इतने अच्छे तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं कि उनका एक ह्यूज और जाइंट स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर क्या होता है कि बहुत सी हीट चाहिए फिर डेफिनेटली, और इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू से हेयर कि डायमंड इसकी अच्छी एग्जांपल है जो कि जाइंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, डायमंड, इसमें क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल ये किया जा रहा है जी हाउ मच देयर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग। HCl के और क्लोरीन के दरमियान कितना होगा? तो H2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की 3.2 है। ठीक है, इसका फ़र्क मालूम करते हैं और इसका फ़र्क कितना निकलेगा वो हम बता देते हैं आपको। उसके बाद फिर हाइड्रोजन और सोडियम के दरमियान है तो डिफरेंस, अच्छा इसका निकालेंगे, अगर H का और Cl का निकालेंगे कितना निकलेगा, 3.2 माइनस 2.2 तो 1 डिफरेंस आ गया ना। तो HCl के दरमियान कितना डिफरेंस आया, 1 आया, राइट। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये देख लें आप, हाइड्रोजन और सोडियम के दरमियान फ़र्क आएगा 1.3 का। फिर ये सोडियम के और आयोडीन के दरमियान 1.7 का फ़र्क आएगा और पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान 2.3 का आएगा। तो नेचर ऑफ बॉन्ड जो है आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोवलेंट उस वक्त रहेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 1.7 से लेस रहेगी, इतनी बराबर पे आएगी। तो ये तो आपको किसी हद तक कोवलेंट नज़र आ सकता है, लेकिन ये क्या होगा, आयनिक होगा। यानी पोटाशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और हाइड्रोजन और सोडियम जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड होंगे। सोडियम हाइड्राइड भी आप इसको कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जो आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रही है सबसे ज़्यादा किसकी है, पोटाशियम और क्लोरीन की, और उसके बाद सोडियम और आयोडीन की, फिर सोडियम और हाइड्रोजन की। सबसे कम जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है, हाँ HCl की। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, और भूलना नहीं है आपने। चलें जी, अब ये हो गया हमारी वीडियो का एंड और ये हो गया चैप्टर का भी एंड। तो मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको फॉलो करें। अभी आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें तो आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी सारी, और नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।